4 जुलाई 2015 मणिपुर का चंदेल इलाका, घना जंगल, जहां पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। इसी जंगल में डोगरा रेजिमेंट के बहादुर जवानों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी की जुबां पर कोई गीत था तो कोई हंसी ठिठोली में मग्न था। 2 साल बाद घर लौटने की खुशी में ये जवान अपने आसपास हो रही हलचलों से पूरी तरह बेखबर थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस सन्नाटे के पीछे कोई तूफान छुपा बैठा है। झाड़ियों के पीछे कुछ साए छिपे हुए थे, मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथ में बंदूकें लिए, जो इस खूबसूरत जंगल की चुप्पी में मौत की साजिश को बुन रहे थे। एक झाड़ी के पीछे छिपा आतंकी अपने रॉकेट लॉन्चर को हमारे जवानों के काफिले पर लाक कर देता है। बाकी आतंकवादी भी अपनी स्नाइपर्स की रेंज बढ़ाकर हमारे जवानों के सिरों को निशाना बना चुके थे। मानो एक एक जान गिनी जा चुकी थी। तभी सबसे आगे चल रही जीप के टायर के नीचे कोई नुकीली चीज फंसती है और टायर की हवा निकल जाती है। काफिला वहीं थम जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और काफिले का एक ट्रक हवा में उड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में उस शांत और स्वर्ग सा दिखने वाला जंगल काले धुएं की चादर में लिपट जाता है और झाड़ियों में छिपे शैतान हमारे जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देते हैं। जवानों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और ये आतंकी पूरी बर्बरता के साथ पूरे काफिले को तहस नहस कर उसी जंगल में गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। सिर्फ एक हमले में हमारे 18 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं और 15 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस खबर ने भारतीय सेना के अंदर एक ज्वालामुखी सा गुस्सा जगा दिया था और इस बार ये आग सिर्फ बदला लेकर ही शांत होने वाली थी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज आपको पता चलेगा कि कैसे भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर तबाही मचाई थी, कैसे अपने आप को तुर्रुमशाह समझ रहे आतंकी को उनके घर में घुसकर ही मारा था। इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय सेना का सबसे खुफिया ऑपरेशन, ठीक उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। साथ ही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि आतंकियों को बस कुछ ही मीटर की दूरी से देखने के बावजूद हमारे कमांडों को 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। 5 जुलाई 2015 नई दिल्ली। कारगिल युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सेना पर इतना भयानक और सबसे घातक हमला हुआ था जिसने पूरे देश की नींव हिला दी थी। हमले की खबर से न सिर्फ सेना के अफसर बल्कि दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री भी सन्न रह गए थे। सबका दिल दहल चुका था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मौजूद थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी RK माथुर। मीटिंग शुरू होते ही पीएम मोदी सीधे आर्मी चीफ से सवाल करते हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, कौन जिम्मेदार है इस हमले के पीछे। आर्मी चीफ दलबीर सिंह जवाब देते हैं, सर ये हमला नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी SCN ने किया है। बस एक इशारा चाहिए सर और ये आतंकी इतिहास बन जाएंगे। दलबीर का ये तीखा जवाब सुनकर कमरे में बैठे सभी मंत्री कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाते हैं और तभी अजीत डोभाल की आवाज गूंजती है, ये आतंकी म्यांमार के अंदर छुपे हैं। अगर अब भी हमने मजबूत कदम नहीं उठाया तो यह पूर्वोत्तर को भी दूसरा कश्मीर बना देंगे। डोभाल के मुंह से निकली इस चेतावनी ने मीटिंग में एक ठंडक फैला दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह धीरे से पूछते हैं, डोभाल जी क्या आपका इशारा म्यांमार के अंदर घुसकर कार्रवाई करने की तरफ है? डोभाल राजनाथ सिंह की आंखों में आंखें डालते हैं और अपने चश्मे को धीरे से ठीक करते हैं और बिना एक शब्द बोले सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कह देते हैं। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, आर्मी चीफ दलबीर सिंह तेजी से कहते हैं, सर हम एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं और जमीन से घुसकर भी दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं।
बस हमें आदेश मिलना चाहिए। इसके बाद मीटिंग में दोनों विकल्पों पर लंबी चर्चा होती है और एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि आतंकियों के कैंप के आसपास आम नागरिक भी रहते थे। भारत सरकार किसी निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर मानव अधिकार का मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। अब मीटिंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और पीएम मोदी आखिरी सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल जो पूरे ऑपरेशन की दिशा तय कर देता है। प्रधानमंत्री दलबीर सिंह से पूछते हैं कि आपके जवान कितने दिन में इस ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे। दलबीर बिना एक पल गवाए जवाब देते हैं, सर सिर्फ 3 दिन दीजिए, सब तैयार मिलेगा। प्रधानमंत्री गंभीरता से सिर हिलाते हैं, पूरे कमरे पर एक ठंडी नजर डालते हैं और फिर कुर्सी से उठते ही मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही एक अदृश्य घड़ी चालू हो जाती है जो गिनती गिन रही थी सिर्फ आतंकियों के आखिरी सांसों की। बदले की तैयारी अब जमीन पर उतर चुकी थी। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को यह जिम्मेदारी दी जाती है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। जंगल वारफेयर में उनकी ऐसी महारत है कि दुश्मन सपने में भी भारतीय जंगल में पनाह लेने की नहीं सोच सकता, चाहे भूकंप हो या बम। जब जब नॉर्थ ईस्ट को खतरा हुआ है तब तक 21 पैरा ने सीना तान कर देश की रक्षा की है। 6 जुलाई 2015 ऑपरेशन की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इसे कितनी गोपनीयता से अंजाम दिया जाए। यही वजह थी कि सरकार के किसी मंत्री ने मीडिया के सामने एक शब्द भी नहीं कहा और पीएम मोदी खुद बांग्लादेश दौरे पर निकल गए ताकि किसी को किसी तरह का शक न हो। सरकार का ये शांत और ठंडा रवैया देखकर आतंकियों को लगा कि भारत शायद डर गया है। वह निश्चिंत हो गए और एक और हमले की तैयारी में जुट गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पर्दे के पीछे 21 पैरा अपने बूट कस चुके हैं और जब जब ऐसा हुआ है तब तब आतंकियों को सीधा नरक भेजा गया। नागालैंड के दीमापुर में एक अल्ट्रा सीक्रेट बेस पर आर्मी चीफ दलबीर सिंह, अजीत डोभाल और 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत और 21 पैरा के कमांडर इकट्ठा हुए। मिशन की असली प्लानिंग अब शुरू हो चुकी थी। पैरा कमांडर ने बताया कि हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क ने आतंकियों के सबसे बड़े ठिकाने की बिल्कुल सटीक लोकेशन निकाल ली है। हम 9 तारीख को हमला कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, हमारे पास सिर्फ अभी 40 कमांडो हैं और सामने वाले कैंप में 200 से ज्यादा आतंकी हैं। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जैसे हर कोई संभावित खतरे की गहराई को नापने लगा हो। लेकिन अजीत डोभाल की आंखों में हलचल होती है, उन्हें एक हल दिखाई देता है। वह बोलते हैं कि पालम एयरबेस से 30 कमांडो यूएन मिशन के लिए कांगो रवाना हो रहे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे चमक उठते हैं और तुरंत उन 30 कमांडो को नागालैंड बुला लिया जाता है और अब सारे पत्ते हाथ में थे, मुश्किलें मिट चुकी थीं और आतंकियों को नरक की यात्रा बस शुरू हुई होने वाली थी। दरअसल जिन आतंकियों ने हमला किया था वह NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के सदस्य थे। इसकी शुरुआत 1980 में SS खापलांग ने की थी। मकसद था भारत से नागालैंड को अलग कर नागालिम नाम का अलग देश बनाना। इनका दावा था कि भारत का संविधान जबरदस्ती इन पर थोपा गया है और ये अपने लोगों को इस अन्याय से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि ये लोग आतंकी हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स बेचकर अपनी नापाक गतिविधियां चलाते हैं और तो और नागालैंड के दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक सबसे हर महीने टैक्स के नाम पर जबरन वसूली की जाती है। सबसे खतरनाक बात, इस आतंकी संगठन को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से और इन्हीं वजहों से इनका अगला निशाना बनी थी हमारी भारतीय सेना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे टकरा गए हैं। 8 जून 2015 इंडो म्यांमार बॉर्डर, सुबह 8 बजे 21 पैरा के 70 कमांडो तैयार थे अपने शहीद साथियों का हिसाब चुकाने के लिए। कमांडो पूरी तैयारी में थे, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, रॉकेट लॉन्चर और नाइट विजन गॉगल्स से लैस। बिहार रेजिमेंट की यूनिफॉर्म पहने वो म्यांमार बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं। बॉर्डर से आतंकियों का ठिकाना जंगल से करीब 50 किलोमीटर अंदर था। यानी यह सिर्फ एक सफर नहीं, यह एक खतरनाक जंग की शुरुआत थी।
कमांडो अब घने जंगल में दाखिल हो चुके थे और यहीं से शुरू होता है एक डबल बैटल, एक आतंकियों से और दूसरा उस जंगल से जो खुद एक जिंदा जाल है। एक तरफ से खतरनाक जंगली जानवर और दूसरी तरफ से वह आतंकी जो इस जंगल को अपने खेल का मैदान समझते थे। इसलिए कमांडोज का हर कदम मौत से भरा था। जमीन पर माइंस, पेड़ों पर स्नाइपर और हर ओर शक की नजरों वाले जासूस। और अगर इतना सब कम नहीं था तो जंगल में ह्यूमिडिटी 98% और तापमान 40 डिग्री से ऊपर, यानी पसीना भी अब दुश्मन बन चुका था। कमर पर 15 किलो का बैग लादे, आंखों में सिर्फ मिशन का फोकस लिए ये कमांडो हर खतरे को चीरते हुए अपने शिकार की ओर बढ़ते जा रहे थे। शाम के 4 बजे कमांडो इतने गहरे जंगल में पहुंच चुके थे कि सूरज की किरणें भी उसकी घनी वनस्पति को चीरकर जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। 70 कमांडो बिल्कुल साइलेंट मोड में हर 1 घंटे बाद रेडियो पर एक छोटा सा बीप सेंड करते ताकि जनरल बिपिन रावत को पता चलता रहे कि हम अभी जिंदा हैं और मिशन चालू है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। एक चूक और सब खत्म। कमांडो चुपचाप आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से 2 साए उभरते हैं, हाथ में बंदूकें और चाल बिल्कुल संदिग्ध। कमांडोज की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, बिजली की रफ्तार से उनको घेर लिया जाता है। कोई मौका नहीं, सीधे पूछताछ होती है और पता चलता है कि ये 2 लोग शिकारी हैं जो जंगल में शिकार की तलाश में निकले हैं। लेकिन यह जंग का मैदान है, कोई भी गलती भारी पड़ सकती है और इन 2 संदिग्धों को बिना ठोस कारण मारा भी नहीं जा सकता। टीम कमांडर फैसला लेते हैं इन दोनों लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। नजरें उन दोनों पर बनी रहेंगी। रात के 8 बजे गर्मी और थकान से जूझते हुए हमारे 70 कमांडो उस 500 एकड़ में फैले आतंकवादियों के कैंप के बेहद करीब पहुंच चुके थे और अब शुरू होने वाला था वो हिस्सा जो सबसे कठिन था। मौत की घाटी के एकदम पास 9 घंटे तक बिना हिले बिना बोले कमांडोज को बैठना था। टीम कमांडर तुरंत रणनीति बनाते हैं। टीम को 2 टुकड़ियों में बांटा जाता है। एक टीम सीधे हमला करेगी और दूसरी टुकड़ी चारों ओर से घेरा बनाकर यह सुनिश्चित करेगी कि एक भी आतंकी भागने न पाए। कमांडोज दूरबीन से हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। कितने आतंकी हैं, कौन है, कहां हैं, कितनी गन है इनके पास। हर जानकारी अब बेहद जरूरी थी। कैंप एक छोटी सी पहाड़ी पर बना था। उसके चारों ओर तैनात थे 10 वॉच टावर जिनमें घातक स्नाइपर चौकन्ने बैठे हुए थे। कैंप के अंदर दर्जनों लकड़ी के घर और इतना बारूद कि किसी भी वक्त जरा सी चिंगारी पूरे इलाके को उड़ाने के लिए काफी थी। उधर कैंप के अंदर आतंकियों ने पार्टी का माहौल बना रखा था। वह हमारे जवानों की मौत का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत 70 परछाइयों के रूप में उनके चारों तरफ पहले ही घूम रही थी। घेरा पूरा हो चुका था। रात के 11 बज चुके थे। पूरा कैंप चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब कमांडोज सिर्फ एक पल का इंतजार कर रहे थे जब दुश्मन गहरी नींद में हो। जंगल में चांदनी बिखर चुकी थी। हर पत्ता, हर शाख बिल्कुल शांत थी और कैंप में भी डरावनी सी खामोशी थी। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो टीम कमांडर हाथ का इशारा करते हैं, आगे बढ़ने का वक्त आ गया। और जैसे ही एक टुकड़ी कैंप की ओर महज कुछ कदम ही बढ़ाती है, अचानक गोलियों की बौछार दूसरी तरफ से चालू हो जाती है। हर तरफ गूंज उठती है सिर्फ हाँ हाँ हाँ। कमांडोज हक्का बक्का रह जाते हैं। जैसे नजरें कैंप की तरफ जाती हैं, वह देखते हैं कि आतंकी गोलियां बरसाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। दिमाग में सवाल उठते हैं कि क्या यह जाल था, क्या हम पकड़े जा चुके हैं, क्या उनके स्नाइपर्स ने हमें देख लिया था। इन्हीं उलझनों के बीच टीम कमांडर सख्त आदेश देते हैं, सब कवर लो, कोई भी बिना मेरे इशारे के गोली नहीं चलाएगा। गोलियों की बारिश शुरू हो चुकी थी। पेड़, पत्थर, झाड़ियां सब गोलियों से छलनी हो रहे थे और कमांडोज बस चुपचाप अपनी जगह पर टिके हुए थे। अब आतंकी बेहद करीब आ चुके थे, इतना कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी थी।
और फिर टॉर्च की तेज रोशनी कमांडोज के चेहरे पर चमकने लगती है। लेकिन ये 21 पैरा के योद्धा हैं, मौत को अपनी आंखों में झांकते हैं और फिर टस से मस नहीं होते। हर कमांडो पत्थर की तरह बिना एक मांसपेशी हिलाए अपनी जगह पर बिल्कुल जम जाता है। यही वह जज्बा है जो इन्हें आम सैनिक नहीं, जंगल का शेर बनाता है। कुछ देर तक टार्चें लहराती हैं, गोलियां चलती हैं, फिर ये आतंकी हंसते हुए वापस अपने कैंप की ओर लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में कोई नहीं है। रात भर यह सिलसिला 4 से 5 बार और तभी कमांडो समझ जाते हैं कि आतंकियों की यह एक रूटीन ड्रिल है, ताकि यहाँ कोई छिपा हो तो वह यहाँ से भाग जाए। लेकिन एक बात ये नहीं जानते थे कि जब 21 पैरा आती है तो वह दिखती नहीं है, वह सीधे हलक पकड़ के घसीट कर ले जाती है। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज की पहली किरणें कैंप पर पड़ी। रात भर की ड्रिल के बाद आतंकियों को अब पूरा यकीन था कि कोई खतरा नहीं है और वह बेफिक्री से गहरी नींद में सो चुके थे। लेकिन शेर तो तभी हमला करता है जब उसका शिकार सबसे ज्यादा निश्चिंत और सबसे ज्यादा कमजोर होता है। टीम कमांडर की एक उंगली हवा में उठती है और सारे कमांडो चुपचाप कैंप से 50 मीटर की दूरी पर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। कमांडर के एक इशारे पर अगले ही पल में 10 रॉकेट लॉन्चर्स आसमान को चीरते हुए सीधा कैंप पर बरसते हैं। उधर दूसरी टीम के स्नाइपर्स एक-एक कर टावरों में बैठे आतंकियों को शूट करते हैं। एक ही झटके में पूरा कैंप तबाही का नंगा नाच देखने लगता है। आग, धुआं और मौत का तांडव हर तरफ फैल चुका था। आसमान में उड़ता काला धुआं और जमीन पर धनधनाती गोलियां जो सिर्फ और आतंकियों के खून की प्यासी थी। कमांडोज की पहली टुकड़ी सीधे कैंप के भीतर घुसती है और शुरू होती है धड़ाधड़ गोलियों की बारिश, जो अब बिना रुके चलने वाली थी। एक ही पल में आतंकियों के होश उड़ जाते हैं। चीख पुकार, भगदड़ और मौत का मंजर था। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कुछ आतंकी जैसे तैसे बंदूक उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही हमारे कमांडोज की गोलियों का शिकार बन जाते हैं। करीब 40 मिनट तक गोलियां, ग्रेनेड बौछार से 100 से ज्यादा आतंकी एक एक कर ढेर होते हैं। वही आतंकी जो कल हमारे शहीदों की मौत पर जश्न मना रहे थे, अब नरक उनका ठिकाना बन चुका था। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब कमांडोज उस पूरे कैंप को आग के हवाले कर देते हैं। कैंप जल रहा है, दुश्मन अब खत्म हो चुके हैं और हमारे कमांडोज मिशन पूरा करके भारत की ओर लौटते हैं। रास्ते में टीम कमांडर जनरल बिपिन रावत को एक मैसेज भेजते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल। ये मैसेज बिपिन रावत से होते हुए सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है। भारत को अपने शेरों पर एक बार फिर से गर्व होता है और फिर भारत सरकार पूरी दुनिया को बताती है, हम चुप थे, कमजोर नहीं। जो हमारे जवानों की तरफ आंख उठाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल दुनिया के सामने रखती है। हर शब्द में सिर्फ गर्व और हर वाक्य में भारतीय शौर्य की गूंज थी। इस खबर ने फौज में एक नई ऊर्जा भर दी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। एक मिशन पूरा हुआ था, एक बदला लिया जा चुका था। देश की गरिमा की रक्षा करने के बाद ये वीर कमांडो बिना किसी शोर शराबे के फिर से अपने अगले मिशन की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि इनके लिए यह एक सिर्फ ड्यूटी नहीं, धर्म है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह भारतीय सेना ने अपने शहीद साथियों का बदला लिया और जब तक एक भी फौजी जिंदा है तो ऐसा जवाब दुश्मनों को हमेशा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।